denied in Sri Lanka. The UN says the government is failing to pursue crimes from the civil war. The battle for Kilinochchi that some say is entering तो दोस्तों बात है 23 जुलाई 1983 की, जब लिट्टे और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में वॉर थी सेम कंट्री में, क्योंकि लिट्टे जिनको तमिल टाइगर्स भी कहते थे, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करना चाहते थे नॉर्थ ईस्ट में श्रीलंका कंट्री में ही। इस मैटर पर हुई थी सिविल वॉर तमिल टाइगर्स और गवर्नमेंट के बीच। तो चलो देखते हैं सिविल वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई। तो बात है पहले श्रीलंका को सिलन कहते थे, जैसे हमारे इंडिया को ब्रिटेन ने गुलामी करनी पड़ी थी, इसी तरह श्रीलंका को भी गुलामी करनी पड़ी थी ब्रिटेन की। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी हमारे इंडिया को 1947 में, उसी तरह श्रीलंका को भी 1948 में लगभग एक साल बाद ही श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटेन के शासन से। बट श्रीलंका 1972 तक डोमिनियन था, यानी मतलब अभी भी वो ब्रिटेन क्राउन के अंदर आता था। फाइनली बिकम रिपब्लिक ऑन 22 में 1972। मतलब जो मेनली मुद्दा था वहाँ मेजर और माइनर ग्रुप का था, क्योंकि जो हमारे मेजर ग्रुप में तो आता है सिनालीज और माइनर ग्रुप में आते हैं तमिल्स। इनके बीच में ये मेनली ये सिविल वॉर थी, इन्हीं के बीच में हुई थी यूके गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मतलब पास्ट में तो सिनालीज और तमिल्स के बीच में कोई किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बट ये जैसे जब हमारा लाइक इंडिया में यूके जो ब्रिटेन शासन था उसने इंडिया को डिवाइड कर दिया पाकिस्तान में, और हिंदू मुस्लिम की दंगे भी हुए बहुत सारे, ऐसे ही उन्होंने श्रीलंका में किया था। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में उन्होंने वॉर करवाई थी यूके गवर्नमेंट ने। मेनली उनका जो पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल की थी पहले से ही। तो बात है 1948 की, जब श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, श्रीलंका खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहता था, तो उन्होंने बनाया भी खुद की गवर्नमेंट। श्रीलंका ने सेवन सिटीजन एक्ट ऑफ 1948 आया है, जिसमें श्रीलंका ने इंडियन तमिल्स को सिटीजनशिप देने से मना कर दिया, इनको मेनली स्टेटलेस कर दिया, और उनके जो सारे पॉलिटिकल राइट्स थे, वोटिंग राइट्स सभी छीन लिए गए और उन्हें इंडिया जाने के लिए मजबूर कर दिया। और क्योंकि उस टाइम भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे इंडिया में भी, और जो डिवाइडिंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया भी उनको अफोर्ड नहीं कर पाया इंडियन तमिल्स को। सो उसके बाद आया हमारा सिनालीज एक्ट ऑफ 1956। अब इस एक्ट में हुआ कुछ ऐसा, जो सिनालीज मेजोरिटी के लोग थे, अब उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया गया, और अब हर गवर्नमेंट जॉब में हर जगह सनालीज लैंग्वेज बोली जाने लगी। और जिसको सनालीज लैंग्वेज नहीं आती थी वो समझो गया, मतलब यानी समझो उसे एक्ट की वजह से तमिल माइनॉरिटी के लोग थे उनको जॉब नहीं दी जाती थी, या फिर जो तमिल माइनॉरिटी के लोग थे इम्पोर्टेंट पोजीशन पर उनको हटा दिया गया, ये कहकर कि तुमको सनालीज लैंग्वेज नहीं आती। इन सभी एक्ट की वजह से तमिल्स और सनालीज के बीच सिविल वॉर की बुनियाद रखी गई। अब तमिल्स अपने राइट के लिए स्ट्रगल करने लगे, और इन्हीं सभी चीज़ों ने तमिल्स को मिलिटेंट बना दिया एक टाइप से, मतलब बेसिकली तो रिवोल्ट में आ गए वो। और इन सभी सिचुएशन की वजह से तमिल मिलिटेंट ग्रुप लिट्टे पैदा हुआ 1976 में। अभी तक तो वो मांग कर रहे थे कि मतलब गवर्नमेंट से कि हमें मतलब एक राइट पोजीशन दी जाए अपनी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, बट वो इस बात पे एग्री नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। तो फिर उन्होंने डिमांड की सेपरेशन की, अपना मतलब सेपरेट स्टेट बनाने की। वो मतलब समझ गए थे कि ये जो गवर्नमेंट है ये उनको राइट्स नहीं देगी, बेसिकली जो उनके मौलिक अधिकार हैं। तमिल टाइगर समझ गए थे यदि उन्हें पीसफुली जीना है तो उन्हें अपना इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट क्रिएट करना होगा, क्योंकि तभी हमारे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। और जो लिट्टे ग्रुप के लीडर थे प्रभाकरन, वो भी जोर शोर से सेपरेशन की मांग कर रहे थे गवर्नमेंट से। सो पहली डिमांड थी उनकी तमिल स्पीकिंग ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करने की नॉर्थ ईस्ट में, बेसिकली स्टेट। बट ये फिर जो डिमांड चेंज होके होगी इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करने की। जब इस पीरियड में डिसकंटेंट चल रहा था तो बहुत से आर्मी ग्रुप बने लिट्टे को छोड़कर भी, बट लिट्टे ने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट डोमिनेट किया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था वी प्रभाकरन, लिट्टे ग्रुप का लीडर। उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के कारण इन सभी चीज़ों ने लिट्टे ग्रुप को बहुत ही पावरफुल और इमिनेंट ग्रुप बना दिया श्रीलंका कंट्री में। और जो लीडर वो वी प्रभाकरन था, उसको डर था कि कहीं ये छोटे ग्रुप्स एंड में ये श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें, तो उसने सभी छोटे ग्रुप्स को मारना शुरू कर दिया। और राजीव गांधी की डेथ में लिट्टे ग्रुप का क्या हाथ था, क्योंकि लिट्टे ग्रुप नहीं चाहता था कि राजीव गांधी पावर में आए। और फाइनली लिट्टे की डिफीट हुई प्रभाकरन की मौत के साथ 2009 में। अब देखते हैं इंडिया एंगल एंड इन्वॉल्वमेंट। अब इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट और एंगल था
श्रीलंकन वॉर में। तो बेसिकली इंडिया के नीचे श्रीलंका आता था, तो इंडिया को अफेक्ट पड़ेगा इतनी बड़ी वॉर का, जो कि मतलब सेम कंट्री में हो रही है गवर्नमेंट और तमिल टाइगर्स के बीच। तो मामला तमिल राइट्स का था। तो तमिल स्टेट से के लोग जो होते वो भावुक होने लगे इंडियन तमिल्स के लिए, जो श्रीलंका में जो एज अ प्लांटेशन वर्कर के तौर पर वर्क कर रहे थे श्रीलंका में। और जब बात इंडियन तमिल्स की थी तो तमिल सेंटिमेंट बीच में आ जाते थे, और बेसिकली इंडिया एक रीजनल पावर बनने की कोशिश में था। तो इंडिया की रीजनल पावर बनने के लिए रिस्पॉन्ड करना होगा कुछ ना कुछ। तो बेसिकली इंडिया ने लिट्टे को मिलिट्री सपोर्ट, ट्रेनिंग, तमिल मूवमेंट को इंस्पायर करने की कोशिश की और हेल्प की। बट वहाँ के जो पीएम थे जयवर्धने, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया कि इंडिया तमिल्स को सपोर्ट कर रहा है, और श्रीलंकन गवर्नमेंट को डर था कि कहीं ये मांग और जोर शोर से नहीं बढ़ जाए, क्योंकि इंडिया तमिल टाइगर को सपोर्ट कर रहा था और फिर प्रभाकरन को भी सपोर्ट कर रहा था। और उनको ये डर था कि कहीं उनकी ये मांग उनको माननी ना पड़ जाए। राजीव गांधी उस टाइम इनएक्सपीरियंस लीडर थे, बेसिकली इंदिरा गांधी की जो डेथ के बाद बने थे, उनके इस इनएक्सपीरियंस को देखते हुए राजीव गांधी से इंडिया श्रीलंका पीस कोड साइन करवाया गया 1987 में। और इस पीस अकॉर्ड के तहत तमिल्स की कुछ डिमांड्स मानेंगे, पावर देंगे प्रोविंस को, और फेडरल स्टेट देंगे और पॉलिटिकल राइट्स देंगे, जिसका नाम है 30th अमेंडमेंट। तो जयवर्धन ने कहा कि हम 30th अमेंडमेंट अप्लाई करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में जो तमिलियन मेजॉरिटी एरिया है हम उनको भी पावर देंगे। सो फाइनली इंडिया ने एग्री किया कि वो लिट्टे को सपोर्ट नहीं करेंगे और पीस कीपिंग फोर्स भेज के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। फाइनली पीवी सिंह की गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, सो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका को 1990 में लीव कर दिया। सो अब आया पीस प्रोसेस एंड सीज फायर। सो फाइनली जब सिविल वॉर चल रही थी तो शांति प्रस्ताव भेजा जाता है दोनों पक्षों में सुलह कराई जाने के लिए। बेसिकली 9/11 के अटैक के बाद जो स्टेट सेपरेटर थे उनको आतंकवादी संगठन के तौर पर देखा जाने लगा। सो इंटरनेशनल सपोर्ट और यूएस डायरेक्ट सपोर्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट को बहुत ही ताकतवर बना दिया और लिट्टे ग्रुप को मजबूर कर दिया एक पीसफुल सेटलमेंट के लिए। सो और जो नॉर्वे कंट्री थी उसने एफर्ट्स किए 2002 में कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और लिट्टे में सुलह कराई जाए, नेगोशिएशन कराया जाए। और जो नॉर्वे और नॉर्डिक कंट्रीज उन्होंने सीज फायर को मॉनिटर करने का काम किया और कोशिश करी कि ताकि ये लड़ाई और गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के जो हेल्ड एरियाज थे उनको रिलैक्सेशन दी और फाइनली लिट्टे ने इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग छोड़ दी और फेडरल सॉल्यूशन की बात मान ली। लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी, जो भी एड्स और इंटरनेशनल हेल्प मिली थी गवर्नमेंट को, तो डिफरेंसेस आ गए कि तमिल एरियाज में इनको कैसे बांटा जाए। तो लिट्टे को लगा कि जो गवर्नमेंट ने सीज फायर मानी थी ग्रुप की कैंसिल कर दी है। आखिरकार गवर्नमेंट तमिल टाइगर्स को धोखा दे रही है, और ये सब देखते हुए तमिल टाइगर्स ने सारी टॉक्स सस्पेंड कर दी और नॉर्वे ने भी इमीडिएट बनने से मना कर दिया और मानो पीसफुल कंट्री की धज्जियाँ उड़ गई। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो थियोरेटिकली बातें थी, लिट्टे को लगा कि वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं है, और लिट्टे ग्रुप को लगा कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग फिर से चालू करनी पड़ेगी। रीज़न बिहाइंड लिट्टेज डिफीट, जब तमिल टाइगर्स को लगा कि जो गवर्नमेंट उनको धोखा दे रही है और सीज फायर नहीं मानी, और जो उसने थियोरेटिकली बातें जो कागज़ पर जो लिखी थी बासठ, तो वो उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड में अप्लाई नहीं कर रही है तमिल टाइगर्स के खिलाफ। जो भी उनको राइट्स देने की बात हुई थी और जितने भी इंपॉर्टेंट राइट्स देने की बात हुई थी और जितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन देने की बात हुई गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट उनको नहीं मान रही। तो फिर से वही मार धाड़ गोलीबारी दोनों तरफ से चालू हो गई, श्रीलंकन गवर्नमेंट की ओर से भी और लिट्टे ग्रुप की ओर से भी। तो इनोसेंट सिविलियन की जानें भी गई, लगभग 1 लाख के अप्रोक्स लोगों की डेथ हुई। और जो हम मतलब क्वेश्चन ये है कि लिट्टे जैसे इतने बड़े आर्मी ग्रुप की हार कैसे हुई, जो कि वी प्रभाकरन के अंडर लीड कर रहा था, जो मतलब जिनके अंदर इतनी एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और जो इतना पावरफुल ग्रुप था, उसकी हार कैसे होगी। तो जो नॉन स्टेट एक्टर थे उनको एक टेररिस्ट की निगाह से देखा जाने लगा। फिर जो यूएस हेल्प करने आई श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडिया और चाइना की भी हेल्प मिलने लगी पीस अकॉर्ड के तहत। सो फाइनली इंडिया पीस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को हेल्प करने लगा। तो इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से भी राजपक्ष गवर्नमेंट ने लिट्टे को बैंड कर दिया और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया।
सो हर एक इंटरनेशनल कंट्री में लगभग 32 देशों में लिट्टे ग्रुप को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया। तो उससे जो ग्रुप को सहायता मिलती थी वो भी बंद होगी और ग्रुप वीक होने लगा। तो फाइनली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिट्टे के खिलाफ ऑल आउट वॉर छेड़ दी और फाइनली 2009 में वी प्रभाकरन को मारकर लिट्टे ग्रुप को डिफीट कर दिया। तो यूएन डाटा के हिसाब से दिखाया गया कि अप्रोक्स 1 लाख लोगों की जान गई सिविल वॉर में, जिसमें लिट्टे के लोग भी थे, श्रीलंकन गवर्नमेंट की ओर से भी लोग थे, आर्मी भी थी, जो हमारे इंडियन सोल्जर थे उनकी भी जाने गई। तो इस वॉर का लगभग टोटली कॉस्ट देखा गया $200 बिलियन, जो कि श्रीलंका जैसे गरीब देश के लिए बहुत ही ज़्यादा था, जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत से एलिगेशन लगे वॉर क्राइम्स के लिए और इनोसेंट को मारने के लिए। तो कोशिश की जाने लगी ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा कि जो भी श्रीलंकन गवर्नमेंट में जो भी मतलब पनिशर पाए जाते हैं उनको पनिश किया जाए, ताकि जो तमिलियन है उनका गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट इशू ना रहे और तमिलियन पीसफुली लाइफ जिए आगे के लिए। बट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उन सारी एलिगेशन को खारिज कर दिया और कहा कि लिट्टे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और हमने इनोसेंट सिविलियन को नहीं मारा और वॉर क्राइम्स नहीं किए। लेकिन करंटली श्रीलंका डोमेस्टिक जांच के लिए तैयार हो गया। अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो लिट्टे के डिफीट के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 13th अमेंडमेंट को डिक्लेयर कर दिया तमिल मेजॉरिटी एरियाज में, ताकि पावर डेवलप करनी थी और उनको सारी पॉलिटिकल फ्रीडम देनी थी और राइट्स देने थे। मीन्स अपनी कंट्री में मिलाना था बेसिकली। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो 13th अमेंडमेंट लागू करेंगे और नए कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल को राइट्स देंगे और पॉलिटिकल सॉल्यूशन हुआ। सो इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग खत्म हो गई और एक फेडरल स्टेट में कन्वर्ट हो गई। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।